मैं आलोक सिंह आईएएस मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए खाका प्रस्तुत किया पिछले 2 दिनों आपके साथ। उम्मीद है कि वो खाका आपको समझ में आया होगा। चारों प्रश्न पत्र हैं जीएस के। 4 प्रश्न पत्रों में किन प्रश्न पत्रों को पहले तैयार कर लेना है, किन्हें बाद में तैयार कर लेना है, इन सब बातों पर चर्चा हुई। एक बार में देखने पर चारों प्रश्न पत्रों का सिलेबस काफ़ी बड़ा लग सकता है, बोझिल भी लग सकता है, लेकिन कोई बड़ा काम ऐसे ही नहीं होता। आप बड़े आदमी सरल काम करके नहीं बन सकते। आपको बड़ा आदमी बनना है तो आपको कठिन काम करना पड़ेगा। लेकिन मेरे साथ अगर आप स्लो चलेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, तो मंजिल कितनी भी बड़ी क्यों न हो, लक्ष्य कितना भी पहाड़ जैसा हो, उसे हम हासिल कर लेंगे। शुरुआत कर रहा हूं सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र से। उम्मीद है कि जैसा कि मैंने बताया था आपने सिलेबस परचेज कर लिया होगा, क्योंकि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति होगी तो छोटी छोटी बातों के लिए खुद को मोहताज नहीं बनाएंगे। बहुत सारी ऑनलाइन चीज़ें उपलब्ध हैं। फिर भी मैं कल ही अगले वीडियो में, नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो में तो नहीं हो पाया है, अगले वीडियो में मैं पूरा का पूरा सिलेबस, उसका लिंक दे दूंगा, आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद मैं प्रयास करूंगा कि एनसीईआरटी की सभी किताबों के लिंक दे दूं, आप उसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ न कुछ इस तरह से मैं आपको देता रहूँगा जिससे आपको मदद मिली अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जहाँ किताबों या सिलेबस की पहुँच नहीं है। लेकिन कितने भी दूरस्थ क्षेत्रों में आपके पास एक कॉपी और कलम तो होगा ही, तो कुछ कापियाँ खरीद लीजिए, कुछ कलम, रिफिल्स वगैरह तैयार रहिए। अपने दिन का अधिकतम समय अध्ययन के लिए दीजिए। जो किताबें मैंने कही थी उनमें फर्स्ट पेपर के लिए जो भी किताबें बताई थी, इतिहास, भूगोल अथवा समाज और सामाजिक समस्याएं, 3 ही विषय है ना फर्स्ट पेपर में, इतिहास, भूगोल, समाज और सामाजिक समस्याएं, उनकी किताबें आप जल्दी से जल्दी क्रैक कर लीजिए। पढ़ाई अचानक पहले दिन से नहीं होने लगती है, वो एक योग की तरह होता है, साधना की तरह होता है। आप जितना ही अभ्यास करेंगे लंबे समय तक बैठने की आपकी क्षमता बढ़ती चली जाती है। आपकी पर्सनालिटी में निखार आता है जो कि आपके चेहरे से साफ झलकेगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो दूसरों से आपका व्यक्तित्व स्वाभाविक तौर पर अलग दिखेगा। आपकी आंखों में जो चमक होती है, आपकी मुस्कुराहट में जो मासूमियत होती है, वो अलग होती है। तो आइए एक बड़े लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाते हैं, हिचकिचाइए मत। दुनिया में ऐसी कोई ज्ञान नहीं जो आपके समझ के बाहर हो। आप एक बार साधना रत होइए, साधना में लीन तो होइए। कुछ कठिन नहीं है, सब कुछ आपके पहुंच के भीतर है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसे आप हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी चीज़ को आप कठिन मत मानिएगा। यकीन मानिए, कठिन मानकर चलेंगे गड़बड़ हो जाएगा। सरल मानकर पढ़ाई करिए। शुरुआत कर रहा हूं मैं प्रथम प्रश्न पत्र में भूगोल के अध्ययन से। आपका प्रिय विषय जो कि मेरे साथ बना, भूगोल से स्टार्ट कर रहा हूं। लेकिन चूंकि हम मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इसमें प्रीलिम तो कवर होगा ही, उसके लिए भी मत घबराइए। जो विश्व भूगोल का प्रारंभिक परीक्षा वाला भाग है वो भी मैं कवर कर दूंगा, है ना। एक ही साथ होगा, अलग अलग नहीं होगा। आपका जो अध्ययन है इतना रुचिकर रहेगा कि उसी में प्रीलिम की भी पढ़ाई हो जाएगी और मुख्य परीक्षा के लिए भी आप तैयारी कर लेंगे। आपका जो आधार है मैं तैयार करूंगा, आपका बेस तैयार करूंगा धीरे धीरे। बड़ा काम स्लो होता है, जो लंबी दूरियां हैं धीरे धीरे तय की जाती हैं, इसलिए धीरे धीरे मेरे साथ चलिए। तो भूगोल में सबसे पहला जो टॉपिक है प्रथम प्रश्न पत्र में, वो है विश्व भूगोल के भौतिक भूगोल के विशिष्ट जो लक्षण हैं। विश्व में भौतिक भूगोल के जो प्रमुख लक्षण हैं, सबसे पहले वो चीजें हैं, और उसकी शुरुआत होती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर। जिस प्लैनेट पर हम रहते हैं वो भीतर से कैसा है, पहला टॉपिक उसमें यही है। आइए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी को भीतर से किसने देखा है? यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है पृथ्वी की आंतरिक बनावट या पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी को भीतर से किसने देखा है? किसी ने नहीं। पृथ्वी इंसानों के लिए दृश्य नहीं है। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है इंसानों के लिए दृश्य नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, जो वस्तु हमारे लिए दृश्य नहीं है उसके बनावट के विषय में हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। पूरी तरह से 100% शुद्ध जानकारी हासिल नहीं कर सकते। हम अनुमान लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, कुछ प्रमाण जुटा सकते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के लिए इंसानों ने धीरे धीरे कई प्रमाण जुटाए, जिनमें से सबसे बड़ा प्रमाण है भूकंप विज्ञान का प्रमाण, भूकंप विज्ञान का साक्ष्य। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के लिए सबसे मजबूत साक्ष्य कौन सा है? भूकंप विज्ञान का साक्ष्य सबसे मजबूत है। तो आंतरिक भाग के विषय में कोई भी निष्कर्ष निकालना एक जटिल काम है, ये एक मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों से पृथ्वी के आंतरिक भाग के बनावट के विषय में कुछ निष्कर्ष जरूर निकलता है। क्लियर?
हम आपको वीकेंड में, जैसे बोल रहा हूं लिखते जाइएगा, हम आपको वीकेंड में नोट्स इकट्ठा उपलेबल करेंगे। जब भी वीकेंड आएगा, एक सप्ताह की पढ़ाई आप कर चुकेंगे, आपको इकट्ठा कुछ रिटर्न मटेरियल मैं आपको पीडीएफ के रूप में भेज दिया करूंगा। लेकिन मेरा जो क्लास नोट्स है उसे आप तैयार करेंगे। क्लास नोट्स क्या होता है? जब मैं पढ़ा रहा हूं उसे आप लिख रहे हैं, इसका मतलब वो क्लास नोट्स है ना। तो जब भूकंप विज्ञान का विकास नहीं हुआ था, भूकंप विज्ञान की जानकारी से पहले, जैसे आप जानते होंगे कि भूकंप के दौरान पृथ्वी पर 3 तरह की तरंगें उत्पन्न होती हैं, वो होता है भूकंप विज्ञान। लेकिन भूकंप विज्ञान की जानकारी से पहले पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में कैसे जानकारी प्राप्त की जाती थी? भूकंप विज्ञान की जानकारी से पहले पृथ्वी की आंतरिक भाग की बनावट के विषय में, ये जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, अब हम जानते हैं कि इसके अंतर्गत 3 परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये तो बाद में पता चला, अभी हम इस तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो भूकंप विज्ञान की जानकारी से पहले पृथ्वी के आंतरिक बनावट के विषय में 2 बातों से पता चलता था, 2 बातों से जानकारी मिलती थी या कुछ प्रमाण उपलब्ध होते थे। जैसे नीचे की ओर जाने पर बढ़ता हुआ दबाव, जब पृथ्वी में हम नीचे की ओर जाते हैं तो दबाव बढ़ता जाता है, नीचे की ओर बढ़ता हुआ दबाव। जब जैसे जैसे हम पृथ्वी में नीचे की ओर जाएंगे, चट्टानों का दबाव बढ़ता जाता है। साथ ही जैसे जैसे चट्टानों का दबाव बढ़ेगा, चट्टानों का घनत्व भी बढ़ता जाता है। जब दबाव और घनत्व बढ़ता जाएगा तो नीचे जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे, वहां का तापमान भी बढ़ता जाता है। तो भूकंप विज्ञान की जानकारी से पहले चट्टानों के घनत्व, पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर बढ़ता हुआ दबाव और बढ़ते हुए तापमान के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग के बनावट के विषय में कुछ अनुमान लगाए गए थे। क्लियर? ये तो हुआ पहला। और दूसरा अनुमान ज्वालामुखी क्रिया से लगाया गया। पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में दूसरा अनुमान ज्वालामुखी क्रिया से लगाया गया। यानी भूकंप विज्ञान की जानकारी से पहले पृथ्वी के आंतरिक भाग के बनावट के विषय में चट्टानों के घनत्व, नीचे जाने पर बढ़ते हुए दबाव और उसी अनुपात में बढ़ते हुए तापमान के आधार पर तथा ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक बनावट के विषय में कुछ अनुमान लगाए जाते थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का ऊपरी परत का घनत्व 3 है, 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसको हम 3 कहते हैं। यानी पृथ्वी का ऊपरी परत या जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, उसका घनत्व कितना है? 3 है। घनत्व 3 होने का मतलब 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। लेकिन जो पूरी पृथ्वी का घनत्व है, पूरी पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पृथ्वी की ऊपरी परत का घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, जबकि पूरी पृथ्वी का घनत्व 5.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इससे यह अनुमान लगाया गया कि निश्चित रूप से जो कोर है, पृथ्वी का जो अंतरतम, कोर को हम क्या कहते हैं? अंतरतम। तो निश्चित रूप से पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपरी भाग का घनत्व 3 है, पृथ्वी का घनत्व 5 है। कैसे? निश्चित रूप से अंतरतम का घनत्व बहुत ही अधिक होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया। सामान्य तौर पर इसे 11 माना जाता है। सामान्य तौर पर अंतरतम यानी कोर के घनत्व को कितना माना जाता है? 11 माना जाता है। फिर यह अनुमान लगाया गया कि अंतरतम यानी कोर का घनत्व इतना अधिक कैसे है? 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर कैसे पहुंच गया? तो अनुमान लगाया कि निश्चित रूप से कोर का इतना अधिक घनत्व दबाव के चलते है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं, चट्टानों का भार बढ़ता जाता है, उसी अनुरूप चट्टानों का दबाव बढ़ता जाता है, चट्टानों पर दबाव बढ़ता जाता है। परिणाम स्वरूप अंतरतम में घनत्व काफी अधिक हो जाता है। हम फिर से, पृथ्वी की कोर का घनत्व 3, पृथ्वी का घनत्व 5, तो निश्चित रूप से पृथ्वी की कोर का घनत्व कहीं अधिक होगा, जिसे सामान्य तौर पर 11 माना जाता है। फिर निष्कर्ष निकाला गया, पता लगाया गया कि कोर का इतना अधिक घनत्व कैसे है। तो अनुमान लगाया गया कि निश्चित रूप से कोर का इतना अधिक घनत्व दबाव के चलते है, क्योंकि
सतह से अंतरतम यानी कोर की तरफ जाने पर चट्टानों का भार बढ़ता जाता है, उसी अनुपात में दबाव बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे दबाव बढ़ता जाता है कोर का घनत्व भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन यहां पे एक और समस्या है। हम अभी इस आधार पर अंतरतम का पता कर रहे हैं, हम अभी इस आधार पर कोर के बारे में, पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में निष्कर्ष निकालने का प्रयास कर रहे हैं अभी। ये कोई वैज्ञानिक तथ्य तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं इस आधार पर। लेकिन यहां पर हमने मान लिया कि दबाव के चलते यहां पे घनत्व बहुत अधिक है, दबाव के चलते केवल। लेकिन समस्या यह है कि प्रत्येक चट्टान में एक ऐसी सीमा होती है जिसके बाद उसका घनत्व अधिक नहीं हो सकता। प्रत्येक चट्टान का घनत्व बढ़ने की एक सीमा होती है, उसके बाद उसका घनत्व अधिक नहीं हो सकता। चाहे दबाव हम कितना भी बढ़ा दें, आप किसी चट्टान को लेकर दबाव कितना भी बढ़ा दीजिए, उसका घनत्व बढ़ने की एक सीमा है, उससे ज्यादा उसका घनत्व नहीं बढ़ सकता। फिर कोर का घनत्व इतना ज्यादा कैसे है? यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, 11, यहाँ पे 3, यहाँ पर 11। दबाव माना कि बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना ज्यादा घनत्व कैसे बढ़ सकता है? तो निष्कर्ष निकाला गया कि कोर स्वयं, जब हम उस समय की बात कर रहे हैं जब वैज्ञानिक तथ्य नहीं मिले थे। देखिए, पृथ्वी के आंतरिक बनावट के विषय में वैज्ञानिक तथ्य कब पता चले? जब भूकंप विज्ञान की जानकारी हुई। हम भूकंप विज्ञान से पहले की बात बता रहे हैं, जब पृथ्वी के आंतरिक बनावट के विषय में जानकारी हासिल करने का प्रयास किया जा रहा था, अभी प्रयास हो रहा था, ये है ना। तो निष्कर्ष निकाला गया, माना गया कि कोर स्वयं ऐसे पदार्थों का बना है जिनका कोर, सिलिका और फेरस, कोर, सिलिका, फेरस मतलब लोहा। तो निष्कर्ष निकाला गया कि कोर स्वयं ऐसे सिलिका और फेरस जैसे खनिजों से मिलकर बना है जिनका भार और घनत्व दोनों काफी ज्यादा है। यानी कोर का घनत्व 11 है, तो वो केवल दबाव के चलते नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक चट्टान में ऐसी सीमा होती है जिसके बाद दबाव कितना भी बढ़ाया जाए उसका घनत्व नहीं बढ़ सकता। तो माना गया कि कोर स्वयं सिलिका और फेरस जैसे पदार्थों से मिलकर बना है, खनिजों से मिलकर बना है, जिनका घनत्व और भार काफी अधिक होता है, इसीलिए कोर भारी है। क्लियर? वो पदार्थ कौन से हैं? सिलिका और फेरस। उल्का पिंडों के अध्ययन, और पृथ्वी पर कई बार उल्का पिंड गिरते रहते हैं, तो उल्का पिंडों के अध्ययन और विश्लेषण से पता चला, से आज इस मान्यता को मतलब बल मिला है। पता चलता है उल्का पिंडों के अध्ययन और विश्लेषण से आज इस मान्यता को बल मिला है, या पता चलता है कि कोर, सिलिका और फेरस जैसे भारी पदार्थों से मिलकर बना है जिनका घनत्व ज्यादा होता है। इसी प्रकार भूकंप विज्ञान की जानकारी से पहले ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर भी पृथ्वी के आंतरिक बनावट के विषय में कुछ निष्कर्ष निकाले गए, है ना। भूकंप विज्ञान की जानकारी से पहले ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर भी पृथ्वी के आंतरिक भाग के बनावट के विषय में कुछ निष्कर्ष निकाले गए। कैसे? दरअसल ज्वालामुखी क्रिया के दौरान क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है, उसे हम लावा कहते हैं। जब ज्वालामुखी क्रिया होती है, धरती कहीं फटती है तो अंदर से लावा निकलता है, गर्म लावा। इतना गर्म होता है कि उसके पास भी जाएं तो जल जाएंगे। तो यह माना गया कि पृथ्वी के भीतर कोई न कोई एक ऐसी परत तो है जो तरल अवस्था में है ना। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान चूंकि लावा निकलता है, इसलिए माना गया कि पृथ्वी के भीतर कोई एक ऐसी परत है जो कि तरल अवस्था में है। लेकिन फिर एक समस्या ये हुई कि नीचे जाने पर दबाव इतना बढ़ता जाता है, पृथ्वी के नीचे जाने पर चट्टानों का दबाव इतना बढ़ता जाता है कि वह दबाव पृथ्वी के भीतर किसी भी परत को तरल अवस्था में नहीं रहने देगा। इससे निकला कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस होना चाहिए, ना कि तरल। पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस होना चाहिए, ना कि तरल। क्यों? क्योंकि नीचे जाने पर दबाव बढ़ता जाता है। इसलिए यह मान्यता भी फ्लॉप हो गई। कौन सी? कि पृथ्वी के भीतर कोई ऐसी परत है जो हमेशा तरल अवस्था में रहती है, इसलिए लावा निकलता है। लेकिन नीचे जाने पर दबाव बढ़ता जाता है, जो कि चट्टानों को तरल अवस्था में नहीं रहने देगा। अतः निष्कर्ष निकला कि पृथ्वी के भीतर पूरा आंतरिक बनावट ठोस है, ना कि तरल। अंत में चाहे ज्वालामुखी क्रिया के साक्ष्य हों, चाहे घनत्व, दबाव और तापमान के साक्ष्य हों, इनके आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में कोई निश्चित तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य निकलकर सामने नहीं आते हैं। एक बात पता चलती थी तो दूसरी बातों से काट देती थी। इसके बाद भूकंप विज्ञान की जानकारी हुई इंसानों को,
तो भूकंप विज्ञान की जानकारी के बाद ही, यानी भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों से, भूकंप विज्ञान ही एकमात्र ऐसा साक्ष्य हम कह सकते हैं, है ना। अंततः भूकंप विज्ञान ही एकमात्र ऐसा साक्ष्य है जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में कुछ वैज्ञानिक तथ्य उभर कर सामने आते हैं। कैसे देखते हैं। भूकंप विज्ञान ही एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में कुछ वैज्ञानिक तथ्य उभर कर सामने आते हैं। कैसे? भूकंप के दौरान पृथ्वी पर 3 तरह की तरंगें उत्पन्न होती हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, धरातलीय। प्राथमिक को P कहते हैं, द्वितीयक को S कहते हैं और धरातली को L कहते हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडनल। यह पहला, दूसरा और यह तीसरा। भूकंप के दौरान पृथ्वी पर 3 तरह की तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन तीनों तरंगों में से P वेव और S वेव, इन तीनों तरंगों में से P वेव और S वेव से पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में कुछ निश्चित तथ्य निकलकर सामने आते हैं। दरअसल जो भूकंपी तरंगें होती हैं, अगर पृथ्वी के भीतर घनत्व तो अलग अलग है तो इनकी गति भी अलग अलग हो जाती है। अगर पृथ्वी के भीतर सर्वत्र एक जैसा घनत्व है तो ये सीधा चलती हैं। मतलब कि अगर घनत्व समान है हर जगह तो तरंगें सीधा जाएंगी। पहला नियम जान जाइए। कोई भी तरंग हो, अगर पृथ्वी के भीतर घनत्व, पृथ्वी के भीतर जाने वाली तरंगें 2 ही होती हैं, P और S। ये धरातली तरंगें हैं जो कि पृथ्वी के भीतर नहीं जाती, है ना। पृथ्वी के भीतर जाने वाली तरंगें 2 हैं, P और S। तो इन दोनों में से प्रत्येक अगर सीधी जा रही है, इसका मतलब है कि पृथ्वी के भीतर घनत्व सर्वत्र एक समान है। लेकिन अगर ये सीधी ना जाकर मुड़ जा रही हैं, है ना, ऐसे ऐसे चली जा रही हैं सीधी ना जाकर, तो इसका मतलब कि पृथ्वी के भीतर अलग अलग घनत्व वाली परतें हैं जिससे ये परावर्तित होकर सतह की तरफ मुड़ जाती हैं, सतह की तरफ चली जाती हैं। सीधी नहीं जा पाती हैं बल्कि सतह की तरफ मुड़ जाती हैं। तो तरंगों का सीधा जाना ये सिद्ध करता है कि पृथ्वी के भीतर घनत्व एक जैसा है। लेकिन अगर ये मुड़ जा रही हैं तो इससे ये प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से घनत्व में अंतर है। तो इन तरंगों की गति और भ्रमण पथ के आधार पर
P और S तरंगों की गति और भ्रमण पथ के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में कई वैज्ञानिक तथ्य निकलकर सामने आए। भूकंप केंद्रों पर जब भूकंप के दौरान तरंगे पैदा होती हैं तो वो सतह की तरफ मुड़ जाती हैं। कोई भी तरंग सतह पर जहां टकराती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंपी तरंगे सतह पर जहां भी टकराती हैं उसे हम क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र। तो भूकंप केंद्रों पर इन तरंगों के अंकन से पता चलता है कि पृथ्वी के भीतर ये तरंगें सीधे मार्ग में न चलकर वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती हैं, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाती हैं। भूकंप केंद्रों पर इन तरंगों के अंकन से पता चलता है कि पृथ्वी के भीतर ये तरंगें सीधे मार्ग का अनुसरण नहीं करके वक्राकार भ्रमण पथ का अवलंबन करती हैं या अनुसरण करती हैं। इससे पता चलता है कि पृथ्वी के भीतर घनत्व में असमानता है ना? पृथ्वी के भीतर अलग अलग घनत्व वाली परतें पाई जाती हैं जिससे ये तरंगें परावर्तित होकर वक्राकार हो जाती हैं, है ना? इससे तरंगे परावर्तित होकर वक्राकार हो जाती हैं और इनका भ्रमण पथ भी वक्राकार हो जाता है, मतलब ये सीधा नहीं चल पाती हैं। निष्कर्ष निकला कि पृथ्वी के भीतर अलग अलग घनत्व वाली परतें हैं। अभी और भी निष्कर्ष निकलेगा। भूकंपी तरंगों में से आंतरिक बनावट के विषय में जानकारी के स्रोत दो तरंगे हैं, P और S। इनमें से जो P तरंगे हैं, इनमें से P तरंगे पदार्थ, S तरंगे पदार्थ के केवल ठोस माध्यम में, पदार्थ के केवल ठोस अवस्था में चल सकती हैं और S तरंगे पदार्थ के ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में संचरण कर सकती हैं। S तरंगे पदार्थ की केवल ठोस अवस्था में संचरण कर सकती हैं, यानी जहां कड़ी चट्टानें, कठोर चट्टानें वहीं से गुजर सकती हैं, जबकि P तरंगे न केवल कठोर चट्टानों से गुजर सकती है बल्कि तरल चट्टानों से भी गुजर लेती हैं। इनकी प्रकृति में इतना अंतर पाया जाता है। ठीक है, पता चलता है इन लहरों के, इन तरंगों के अंकन से पता चलता है कि एस वेव जब नीचे की ओर जाती हैं तो 30 किलोमीटर की गहराई के बाद अंदर नहीं प्रवेश कर पाती। पता चलता है कि एस वेव जो कि पदार्थ की केवल ठोस अवस्था में ही संचरण कर सकती हैं, पृथ्वी के भीतर 30 किलोमीटर की गहराई के बाद प्रवेश नहीं कर पाती हैं और वक्राकार होकर सतह की ओर मुड़ जाती हैं। इसलिए पृथ्वी के कोर में यानी अंतरतम में एस तरंगे बिल्कुल अनुपस्थित दिखाई देती हैं। पृथ्वी के कोर में एस तरंगों का पूरी तरह से अभाव पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये केवल ठोस में चलती हैं और 30 किलोमीटर की गहराई के बाद ये सतह की ओर मुड़ जाती हैं। कोर में एस तरंगों का पूरी तरह से अभाव है, जबकि पी तरंगे, जबकि पी वेव्स जो कि पदार्थ के ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में संचरण कर सकती हैं, 30 किलोमीटर की गहराई के बाद भी आगे बढ़ती हैं और गति में विचलन के बावजूद ये एस तरंगे हैं जो कि सतह की तरफ मुड़ गई, जबकि पी तरंगे जो कि ठोस और तरल, पदार्थ के ठोस और तरल दोनों माध्यमों में संचरण कर सकती हैं, 30 किलोमीटर की गहराई के बाद भी प्रवेश करती हैं और गति में विचलन के बावजूद अंतरतम को पार कर जाती हैं, यानी कोर को पार कर जाती हैं। इससे भी कोर के भिन्न संरचना को समझा जा सकता है ना? यानी कोर में इनकी गति काफी दुर्बल हो जाती है, तरंगे काफी क्षीण हो जाती हैं, उसके बावजूद ये कोर को पार कर जाती हैं। इससे भी कोर की भिन्न संरचना को समझा जा सकता है और इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि कोर पूरी तरह से ठोस नहीं है बल्कि कुछ तरल अवस्था में है, तब ये तरंगे कोर को भी पार कर जाती हैं, है ना? नेक्स्ट, जब आप इतनी बातें लिखेंगे तो ये दो चित्र बना देंगे। एस वेव शैडो जोन, ये लिखा हुआ है एस वेव शैडो जोन, यानी इस पूरे भाग में यहां से लेकर यहां तक एस तरंगे पूरी तरह से अनुपस्थित हैं, इसे हम कहते हैं एस वेव शैडो जोन। और ये है पी वेव शैडो जोन। पी वेव के कुछ भाग तो सतह की तरफ मुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ पी वेव्स कोर को देखिए पार करते हैं और गति विचलन के बावजूद सफलतापूर्वक कोर को पार कर जाते हैं। तो जो एस वेव शैडो जोन बनता है वो यहां से यहां तक बनता है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक।
एस वेव शैडो जोन यहां से यहां तक है और पी वेव शैडो जोन यहां से यहां तक है और यहां से यहां तक है। आपको ये चित्र साफ दिखाई देता होगा। वैसे भी जब मैं वीकेंड में सप्ताह के अंत में आपको नोट्स भेजूंगा तो ये सब सारी चीजें चित्र वगैरह उसमें अच्छे से बनाकर भेजूंगा। ठीक है, हमारे यहाँ वीडियो क्लास का मतलब है कि फिलहाल कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। आंतरिक भाग की बनावट के विषय में जो भी अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। नोट्स आपको अवेलेबल होते रहेंगे। इसके बाद एक बात और पता चलती है, इतना तो पता चला ही, इसके बाद एक बात और पता चली। दरअसल भूकंपी तरंगों की गति में अंतर तभी आता है। अगली बात क्या समझ रहे हैं आप? भूकंपी तरंगों की गति में अंतर तभी आता है जब माध्यम के घनत्व में अंतर आता है। भूकंपी तरंगों की गति में अंतर तभी आता है जब माध्यम के घनत्व में अंतर आता है। हम आपको बता दें कि जब माध्यम का घनत्व कम होता है तो इनकी गति भी कम होती है, लेकिन जब पृथ्वी के भीतर किसी माध्यम का घनत्व ज्यादा होता है, यानी किसी परत का घनत्व बहुत ज्यादा है, तो वहां पर इनकी गति अचानक बढ़ जाती है। जब घनत्व कम होगा तो गति कम होगी, जब घनत्व बढ़ेगा तो इनकी गति अचानक से काफी बढ़ जाती है। तो भूकंपी तरंगों की गति में अंतर तभी आता है जब माध्यम के घनत्व में अंतर आता है। भूकंपी तरंगों की गति में अंतर के आधार पर इन तरंगों को 3 वर्गों में बांटा गया है, PS, P and S। यहां पे स्टार लगा देते हैं, यहां पे G लिख देते हैं, 1 2 3। तो भूकंपी तरंगों की गति में अंतर तभी आता है जब माध्यम के घनत्व में अंतर आता है। गति में अंतर के आधार पर भूकंपी तरंगों के यानी P और S तरंगों को 3 वर्गों में बांटा गया है, PS, P स्टार, S स्टार, PG, SG। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि पृथ्वी के भीतर भूकंपी तरंगों की गति में 3 जगहों पर अंतर आता है। रिपीट करते हैं, इनकी गति में अंतर तभी आता है जब माध्यम की घनत्व में अंतर आता है। गति के आधार पर इन तरंगों को 3 वर्गों में बांटा गया है। इससे पता चल जाता है, इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी के भीतर इन तरंगों की गति में 3 जगहों पर अंतर आता है। तरंगों की गति में 3 जगहों पर अंतर आता है। अतः हम इस निष्कर्ष पर आसानी से पहुंच जाते हैं कि पृथ्वी के भीतर 3 अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि पृथ्वी के भीतर 3 अलग अलग घनत्व वाली परतें पाई जाती हैं। क्लियर? इससे पता चल गया कि पृथ्वी के भीतर 3 अलग अलग घनत्व वाली परतें पाई जाती हैं, क्योंकि इनकी गति में अंतर तभी आता है जब माध्यम के घनत्व में अंतर आता है। गति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। इससे पता चलता है कि पृथ्वी के भीतर 3 अलग अलग जगहों पर इनकी गति में अंतर आ रहा है, 1 2 3। अतः 3 अलग अलग घनत्व वाली परतें भी विद्यमान है, तभी 3 जगहों पर अंतर आता है। क्लियर? तो फाइनली हमें क्या पता चला? फाइनली हमें क्या पता चला? फाइनली हमें जो पता चला वो ये है, अब बताते हैं। अतः भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर पता चलता है
कि पृथ्वी के भीतर या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, अतः भूकंप विज्ञान की साक्ष्यों के आधार पर भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक बनावट को तीन वृहद मंडलों में बांटा गया है और पुनः भूकंपी तरंगों की गति में अंतर के आधार पर तीन वृहद मंडलों में बांटा गया है और पुनः भूकंपी तरंगों की गति में अंतर के आधार पर इन तीनों वृहद मंडलों को तीन उप मंडलों में बांटा गया है या विभाजित किया गया है। ये तीन वृहद मंडल और तीन उपमंडल कौन कौन से हैं? तीन वृहद मंडल और तीन उपमंडल कौन कौन से हैं, यहां पे देखते हैं। ये चित्र बनाना अब जरूरी है। आपने लिखा था भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट को तीन वृहद मंडलों में बांटा गया है और पुनः भूकंपी तरंगों की गति में अंतर के आधार पर इन तीनों वृहद मंडलों को तीन उपमंडलों में बांटा गया है। यहाँ मान लेते हैं 0 और 0 से यहाँ है 6371 किलोमीटर। पृथ्वी का केंद्र है ये पृथ्वी का केंद्र है ना। 0 से केंद्र 6371 किलोमीटर तक है। तो जो पहली परत है उसे हम कहते हैं क्रस्ट। कहाँ तक है? 30 किलोमीटर तक है, ठीक है। इसके बाद 30 किलोमीटर से लेकर 2900 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक ये क्या है? मेंटल है। ये पूरा क्या है? मेंटल है। मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल 30 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक है। 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक निचला मेंटल है। मेंटल से लेकर 5100 किलोमीटर तक बाह्य कोर है। 5100 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक आंतरिक कोर है। क्रस्ट ओह 1 मिनट, ये मिट गया जी। हाँ, ये क्रस्ट है 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक। क्रस्ट वाकई में हमारा जो पूरा महाद्वीपीय भाग है और महासागरीय भाग है क्रस्ट पर ही स्थित है। महासागरीय भाग क्रस्ट के नीचे तक नहीं आया है, यानी महासागर गहरे होते हैं ना, ये पूरा महासागरीय भाग भी क्रस्ट के अंतर्गत ही है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि दुनिया के सबसे महासागरीय गर्त कौन सा है? दुनिया का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच। उसकी गहराई अधिकतम 11 किलोमीटर है ना, जबकि क्रस्ट की मोटाई कितनी है? 30 किलोमीटर है। यानी पूरा हमारा महाद्वीपीय और महासागरीय भाग क्रस्ट के अंतर्गत ही है। क्रस्ट को भी दो भागों में विभाजन किया गया है।
है ना, महाद्वीपीय महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट। महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई कुछ अधिक है और महासागरीय क्रस्ट की मोटाई कुछ कम है ना। आप देख रहे हैं महासागरीय क्रस्ट ज्यादा मोटा है, महाद्वीपीय क्रस्ट ज्यादा मोटा है और महासागरीय क्रस्ट अपेक्षाकृत कम मोटा है। यह महासागरीय क्रस्ट। इसलिए जैसे मेंटल को ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, बाह्य कोर, आंतरिक कोर, उसी तरह क्रस्ट को भी, है ना, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, है ना। क्रस्ट को भी ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट में विभाजित किया गया है। ये निचला क्रस्ट, ये निचला और ये है ऊपरी, है ना। ऊपरी क्रस्ट और यानी एक लाइन है, लाइन के नीचे निचला क्रस्ट और लाइन के ऊपर ऊपरी क्रस्ट। क्रस्ट को भी दो भागों में बांटा गया है। तो 0 से 30 किलोमीटर तक ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट को महाद्वीपीय क्रस्ट कहते हैं, निचले क्रस्ट को हम महासागरीय क्रस्ट कहते हैं। मेंटल 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक मेंटल है। इससे दो भागों में बांटते हैं, 30 से 700 ऊपरी मेंटल, 700 से 2900 निचला मेंटल। कोर को भी दो भागों में बांटा गया है, 2900 से 5100 ऊपरी कोर और 5100 से पृथ्वी के केंद्र अर्थात 6371 किलोमीटर तक आंतरिक कोर। अब आइए इन तीनों वृहद मंडलों को, तीन वृहद मंडल कौन कौन से हैं? कोर, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये तीन वृहद मंडल हैं। और उपमंडल कौन कौन से हैं? ऊपरी, निचला, बाह्य और आंतरिक, ये उपमंडल है। हाँ, अब हम समझते हैं, सबसे पहले विस्तृत व्याख्या करते हैं क्रस्ट की। हेडिंग डाल देंगे क्रस्ट। भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक बनावट को तीन वृहद मंडलों और भूकंपी तरंगों की गति में अंतर के आधार पर पुनः इन तीन वृहद मंडलों को तीन उपमंडलों में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार है। आप ये चित्र बना देंगे और यहां पे हेडिंग क्या डालेंगे? पृथ्वी की आंतरिक बनावट, पृथ्वी की आंतरिक बनावट का अनुप्रस्थ काट चित्र। पृथ्वी की आंतरिक बनावट का, हेडिंग क्या डालेंगे? पृथ्वी की आंतरिक बनावट का अनुप्रस्थ काट चित्र। ये चित्र बनाकर आप हेडिंग डाल देंगे, नीचे लिखेंगे इसे, है ना। इस चित्र को बनाने के बाद आप क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में 4-4, 5-5 लाइनें लिख देंगे। कैसे लिखना है? जैसे समझा, क्रस्ट को कैसे समझा फिर से बता देते हैं, वैसे ही लिखना है। हाँ, भू सतह से लेकर 30 किलोमीटर की गहराई तक, भू-सतह से लेकर 30 किलोमीटर की गहराई तक क्रस्ट का विस्तार है ना। भूकंपी तरंगों की गति में अंतर के आधार पर क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। भूकंपी तरंगों की गति में अंतर के आधार पर, यानी क्रस्ट का घनत्व तो ऊपर से लेकर नीचे तक, 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक क्रस्ट का घनत्व तो एक जैसा नहीं है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे दबाव बढ़ता जाएगा, दबाव बढ़ेगा तो क्या बनेगा? घनत्व तो बढ़ेगा। नीचे जाने पर दबाव और घनत्व तो दोनों बढ़ता जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी में केंद्र की तरफ जाएंगे दबाव और घनत्व तो बढ़ेगा। तो जब घनत्व तो बढ़ता है तो भूकंपी तरंगों की गति में वहीं पर अंतर आ जाता है। क्लियर? तो भू सतह से 30 किलोमीटर की गहराई तक क्रस्ट का विस्तार है। भूकंपी तरंगों में गति के अंतर के आधार पर क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट। निचले क्रस्ट का घनत्व तो अपेक्षाकृत ऊपरी क्रस्ट से अधिक है। ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट जहां भी घनत्व में अंतर आता है, ये सारी लाइनें क्या दिखाती हैं कि घनत्व में अंतर आ रहा है। घनत्व में अंतर के आधार पर ही मेंटल को दो भागों में बांटा गया है, घनत्व में अंतर के आधार पर ही कोर को दो भागों में बांटा गया है। लेकिन ये घनत्व में अंतर इतना स्पष्ट नहीं होता है। अचानक एक पतली रेखा के सारे घनत्व में अंतर कभी नहीं आता है।
ठीक वैसे ही जैसे आप शहर से गांव में जाएंगे तो अचानक शहर से गांव में नहीं पहुंच जाते हैं, समय लगता है। आप शहर से गांव में जाते हैं तो क्या अचानक कोई ऐसी बाउंड्री लाइन है, कोई ऐसी बाउंड्री लाइन है, उस बाउंड्री लाइन के उधर गांव है और इधर शहर है? नहीं, संक्रमण क्षेत्र होता है। शहर से गांव जाने में संक्रमण क्षेत्र आता है। पहले घने शहरी क्षेत्र, फिर विरल शहरी क्षेत्र, फिर छोटे मोटे बाजार आ जाते हैं, बाजार पार करेंगे फिर गांव में प्रवेश कर जाते हैं। यानी शहरी क्षेत्र धीरे धीरे विरल होता चला जाता है। इसका मतलब गांव और शहर के बीच कोई ऐसी विभाजन लाइन नहीं है स्पष्ट। गांव और शहर के बीच एक संक्रमण क्षेत्र होता है। इसी तरह से ऊपरी निचला बाह्य आंतरिक के बीच जो संक्रमण क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं? असातत्य क्षेत्र कहते हैं। मतलब घनत्व में अंतर अचानक से नहीं आ जाता, घनत्व में अंतर आने में टाइम लगता है, दूरी तय करनी पड़ती है। उस दूरी को हम क्या कहते हैं? असातत्य क्षेत्र। ये समझने के लिए था, ये नोट लिखने वाली बात नहीं है। असातत्य क्षेत्र मतलब डिसकंटिन्यूटी जोन, असातत्य क्षेत्र। तो ऊपरी क्रस्ट का घनत्व अपेक्षाकृत कम है, निचले क्रस्ट का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक है, और इन दोनों के मध्य, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के मध्य पाए जाने वाले असातत्य क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? कोनराड असातत्य क्षेत्र। कोनराड असातत्य क्षेत्र यानी कोनराड डिसकंटिन्यूटी जोन, है ना। क्रस्ट में किन पदार्थों की अधिकता है यह भी जानना जरूरी है। क्रस्ट के बारे में आप जान रहे हैं तो क्रस्ट में ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, फेरस। क्रस्ट में क्रमशः ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम और फेरस जैसे खनिजों की पदार्थों की, क्योंकि ऑक्सीजन कोई खनिज नहीं है ना, बाकी तीनों खनिज हैं, सिलिका, एल्युमिनियम, फेरस यानी लोहा। फेरस मतलब लोहा। क्रस्ट में क्रमशः ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम और लोहा या फेरस जैसे पदार्थों की अधिकता है। चूंकि क्रस्ट में सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिजों की अधिकता है, इसलिए इस परत को हम सियाल कहते हैं। चूंकि क्रस्ट में सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिजों की अधिकता है, इसलिए क्रस्ट को हम क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं, सिलिका और एल्युमिनियम। क्लियर? ऊपरी निचले क्रस्ट का घनत्व ऊपरी क्रस्ट से कुछ अधिक होता है। क्रस्ट का सामान्य तौर पर घनत्व कितना है हम पहले ही बता चुके हैं। क्रस्ट का घनत्व कितना है इसे लास्ट में बता देंगे। क्रस्ट का घनत्व 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है ना। जबकि निचले क्रस्ट का घनत्व ऊपरी क्रस्ट से कुछ अधिक है ना। क्रस्ट का घनत्व सर्वत्र एक जैसा नहीं है। महाद्वीपों पर क्रस्ट की मोटाई अधिक है, जो कि औसतन 40 किलोमीटर है। महाद्वीपों पर क्रस्ट की मोटाई, जैसा कि मैंने अभी महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट बताया था, तो महाद्वीपों पर क्रस्ट की मोटाई अधिक है जो कि लगभग 40 किलोमीटर है, जबकि महासागरों पर क्रस्ट की मोटाई औसतन 6 किलोमीटर ही मानी जाती है। यानी महासागरों पर क्रस्ट कम मोटा है, महाद्वीपों पर ज्यादा मोटा है। उसी तरह क्रस्ट का औसत घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जबकि निचले क्रस्ट का घनत्व ऊपरी क्रस्ट से कुछ ज्यादा है। क्लियर? ये हो गया क्रस्ट। क्रस्ट के बाद बारी आती है मेंटल की। मेंटल को हम प्रवार भी कहते हैं, और क्रस्ट को हम क्या कहते हैं? भूपर्पटी। 3 वृहद मंडल कौन कौन से हैं? क्रस्ट, मेंटल, कोर। हिंदी में उसे क्या कहते हैं? प्रवार, भूपर्पटी। क्रस्ट यानी भूपर्पटी, मेंटल यानी प्रवार और कोर यानी अंतरतम। प्रवार के बारे में जानते हैं। क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपी तरंगों की गति में अचानक से अंतर आ जाता है। ठीक है? क्रस्ट मतलब ऐसे अंतर आता है। जब आप क्रस्ट से नीचे जाते हैं, ये गति बढ़ रही है,
लेकिन अचानक जैसे क्रस्ट खत्म हुआ तो भूकंपी तरंगों की गति अचानक कम हो जाती है, फिर बढ़ने लगती है, फिर अचानक कम हो जाती है, फिर बढ़ने लगती है। यानी क्रस्ट, ये क्रस्ट का निचला आधार है, यहाँ पे क्रस्ट खत्म हो रहा है, यानी मोटा मोटा जो 30 किलोमीटर की गहराई हम आप मान रहे हैं, 30 किलोमीटर की गहराई, क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपी तरंगों की गति में अचानक तेजी से अंतर आ जाता है ना। अर्थात 30 किलोमीटर इस भूकंपी तरंगों, फिर से हम बोल रहे हैं, क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपी तरंगों की गति में अचानक से अंतर आ जाता है। इससे यह पता चलता है कि 30 किलोमीटर की गहराई के बाद पृथ्वी में एक ऐसी परत है जिसका घनत्व क्रस्ट से ज्यादा है ना। क्रस्ट के नीचे एक अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाली परत पाई जाती है जिसे हम मेंटल कहते हैं। मेंटल का विस्तार 30 किलोमीटर की गहराई से लेकर 2900 किलोमीटर तक है। मेंटल का विस्तार 30 किलोमीटर की गहराई से लेकर 2900 किलोमीटर तक है। क्रस्ट और मेंटल के मध्य, क्रस्ट और मेंटल के मध्य, ओह गड़बड़ हो गया, बना लेते हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये 30 यहां पे लिखा था। तो क्रस्ट है, जिस तरह क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट निचला क्रस्ट के मध्य जो असतत क्षेत्र क्या कहते हैं, कोनराड असतत क्षेत्र। उसी तरह क्रस्ट और मेंटल के मध्य भी एक असतत क्षेत्र यानी डिसकंटिन्यूटी जोन पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मोहो असतत क्षेत्र। ये है मोहो। क्रस्ट और मेंटल के मध्य पाए जाने वाले असतत क्षेत्र को मोहो असतत क्षेत्र या मोहो डिसकंटिन्यूटी जोन कहते हैं। मोहो डिसकंटिन्यूटी जोन अर्थात 30 किलोमीटर की गहराई से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार है। घनत्व में अंतर के आधार पर, यानी भूकंपी तरंगों की गति में अंतर के आधार पर, भूकंपी तरंगों की गति में अंतर के आधार पर अथवा घनत्व में अंतर के आधार पर मेंटल को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल की गहराई 30 किलोमीटर से 700 किलोमीटर है और निचला मेंटल की गहराई 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। मेंटल में क्या पाया जाता है, मेंटल पे में सामान्यतः सिलिका, मेंटल में सामान्यतः सिलिका और मैग्नीशियम, मेंटल में सामान्यतः सिलिका और मैग्नीशियम जैसे खनिजों की अधिकता है। इस कारण प्रवार यानी मेंटल को हम सीमा भी कहते हैं। मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम जैसे खनिजों की प्रधानता होने के कारण इस परत को हम सीमा भी कहते हैं। मेंटल में पृथ्वी का सर्वाधिक भार और द्रव्यमान पाया जाता है। मेंटल में पूरी पृथ्वी के 3 वृहद मंडल हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो पृथ्वी के तीनों वृहद मंडलों में से पृथ्वी का सर्वाधिक भार और द्रव्यमान मेंटल के अंतर्गत पाया जाता है। मेंटल में पृथ्वी का 83% आयतन, मेंटल में पृथ्वी का 83% आयतन और 68% द्रव्यमान पाया जाता है। यानी पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान मेंटल पाया जाता है, 83% आयतन और 68% द्रव्यमान पाया जाता है ना। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कोर के बारे में। अंतरतम, पृथ्वी का सबसे भीतर का भाग, इसे हम अंतरतम यानी कोर कहते हैं। पृथ्वी का कोर भाग है ये। 2900 किलोमीटर की गहराई से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक, 2900 से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक अर्थात 6371 किलोमीटर तक कोर का विस्तार है। मेंटल और कोर के मध्य पाए जाने वाले असातत्य क्षेत्र को, मेंटल और कोर के मध्य पाए जाने वाले असातत्य क्षेत्र को गुटेनबर्ग, मेंटल और कोर के मध्य पाए जाने वाले असातत्य क्षेत्र को गुटेनबर्ग असातत्य क्षेत्र या गुटेनबर्ग असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी जोन कहते हैं।
गुटेनबर्ग असातत्य क्षेत्र एक ऐसी सीमा है जिसके सहारे घनत्व में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है, व्यापक परिवर्तन हो जाता है। इस सीमा के सहारे अर्थात गुटेनबर्ग असातत्य क्षेत्र के सहारे घनत्व में व्यापक अंतर पाया जाता है। जहां इस सीमा के ऊपर निचले मेंटल का घनत्व 5.5 है, जहां इस सीमा के ऊपर निचले मेंटल का घनत्व 5.5 है, वहीं इस सीमा के नीचे बाह्य कोर का घनत्व 11 हो जाता है। इस सीमा के सहारे घनत्व में, चट्टानों के घनत्व में व्यापक अंतर परिवर्तन आ जाता है। गुटेनबर्ग असातत्य के ऊपर निचले मेंटल का घनत्व जहां 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, वहीं इस सीमा के नीचे बाह्य कोर का घनत्व 11.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है, यानी लगभग 2 गुना घनत्व में परिवर्तन हो जाता है। इसके ऊपर आधा है और इसके नीचे 2 गुना घनत्व है ना। घनत्व में अंतर के आधार पर कोर को भी 2 भागों में बांटा गया है। घनत्व में अंतर के आधार पर कोर को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है बाह्य कोर, जो कि 2900 किलोमीटर से लेकर 5100 किलोमीटर है, और दूसरा है आंतरिक कोर, जो कि 5100 किलोमीटर से लेकर 3771 किलोमीटर तक है। यानी घनत्व में अंतर के आधार पर बाह्य कोर को भी 2 भागों में बांटते हैं, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। क्लियर? आंतरिक कोर, अच्छा एक चीज और, बाह्य कोर अगर घनत्व में अंतर है, हमने कहा घनत्व में अंतर के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं, बाह्य और आंतरिक, तो स्वाभाविक सी बात है कि इन दोनों के मध्य भी एक डिसकंटिन्यूटी जोन होगा। इसे हम क्या कहते हैं? लेहमैन। दोनों के मध्य पाए जाने वाले, यानी बाह्य और आंतरिक कोर के मध्य पाए जाने वाले असातत्य क्षेत्र को लेहमैन असंबद्धता या लेहमैन असातत्य क्षेत्र कहते हैं। आंतरिक कोर का घनत्व कहां तक चला जाता है? आंतरिक कोर का घनत्व 13.6, आंतरिक कोर का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक चला जाता है। आंतरिक कोर का घनत्व कितना है? 13। पृथ्वी की क्रस्ट का घनत्व कितना है? 3। आंतरिक कोर का घनत्व कितना है? 13। अब इससे कुछ परिवर्तन आता है। घनत्व इतना ज्यादा है, दबाव भी ज्यादा होगा, दबाव ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है, तापमान भी बहुत ज्यादा होगा, है ना। अब ये घनत्व इसका इतना ज्यादा कैसे है? एक्चुअल में ये दबाव के चलते उतना ज्यादा नहीं है जितना इसमें भारी पदार्थों की अधिकता है। क्रस्ट में, कोर में क्या पाया जाता है? निकेल और फेरस जैसे खनिजों की प्रमुखता होती है। कोर में निकेल तथा फेरस जैसे भारी पदार्थों की प्रधानता है। कोर में निकेल और फेरस जैसे भारी खनिजों की प्रधानता होने के कारण इसे हम नीफे भी कहते हैं, है ना। क्योंकि ये दोनों पदार्थ काफी भारी होते हैं, काफी वजनी होते हैं, इन दोनों खनिजों का घनत्व भी ज्यादा होता है, इनका घनत्व भी ज्यादा होता है और इनका भार भी ज्यादा होता है। इसलिए कोर का जो भार होता है इसके आयतन की तुलना में कहीं ज्यादा है। कोर का जो द्रव्यमान है, क्योंकि इन दोनों पदार्थों का भार भी ज्यादा है, घनत्व भी ज्यादा है, इसलिए कोर का जो द्रव्यमान है वो इसके आयतन की तुलना में कहीं ज्यादा है। यानी कोर का आयतन जरूर कम है। हमने देखा कि 83% आयतन कहाँ है? मेंटल में है। कोर का आयतन कम होता है, लेकिन चूंकि इसमें भारी खनिजों की प्रधानता है, इसलिए कोर अपने आयतन की तुलना में अधिक भारी भी है, इसका द्रव्यमान ज्यादा है। क्लियर? पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाने पर घनत्व के साथ साथ क्या बढ़ता है? जब हम आपने अब तक क्या देखा? जैसे जैसे हम केंद्र की तरफ जा रहे हैं घनत्व बढ़ रहा है। यहाँ 3 था, 5.5 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ। तो पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाने पर घनत्व के साथ साथ दबाव भी बढ़ता जाता है। केवल घनत्व ही नहीं बढ़ता है, बल्कि ऊपर से जो दबाव है वो भी बढ़ता जाता है। इतने अधिक दबाव के कारण यहाँ एक चीज और बढ़ेगी। जब दबाव बढ़ता जाता है तो एक चीज और बढ़ेगी। क्या बढ़ेगा? तापमान बढ़ेगा। इतने अधिक दबाव के चलते यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा पाया जाता है। पृथ्वी के केंद्र का तापमान कितना है? पृथ्वी के केंद्र का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी के केंद्र का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है। इतने
अधिक तापमान के कारण यहाँ सब कुछ तरल अवस्था में है, कोर में। इतने अधिक तापमान के चलते कोर में सब कुछ तरल अवस्था में है या होना चाहिए, क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा है। इतने अधिक तापमान के चलते यहाँ सब कुछ तरल अवस्था में होना चाहिए, लेकिन कोर तरल की भांति व्यवहार नहीं करता, कोर एक ठोस की भांति व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा है। जब तरल पे भी बाहर से दबाव बहुत ज्यादा रहेगा तो हिलता डुलता नहीं, वो एक ठोस की भांति व्यवहार करता है ना। उसका जो व्यवहार करने का तरीका है एक ठोस की भांति, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर दबाव बहुत ज्यादा है। तो हमने कहा कि ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व के साथ साथ दबाव भी बढ़ता जाता है। इतने अधिक दबाव के चलते कोर का तापमान काफी अधिक हो जाता है। कोर का अधिकतम तापमान यानी पृथ्वी के केंद्र का अधिकतम तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतने अधिक तापमान के चलते यहाँ सब कुछ तरल अवस्था में होना चाहिए, लेकिन फिर भी कोर ठोस की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि ऊपर से दबाव काफी ज्यादा है। यह होगी पृथ्वी की आंतरिक बनावट। पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट आपने देखी भूकंप विज्ञान के साक्ष्य के आधार पर। आपसे जब भूगोल की शुरुआत की जाती है तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से की जाती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बाद धीरे धीरे हम भूआकृतिक विज्ञान के अन्य पक्षों पर अध्ययन करेंगे, जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसके बाद पढ़ेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद पर्वत निर्माण पढ़ लेंगे, ज्वालामुखी क्रिया पढ़ लेंगे, है ना। पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप विज्ञान पढ़ लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा अपवर्तन पक्ष पढ़ लेंगे, है ना। उसके बाद कुछ स्थलाकृतियों के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद हम वायुमंडल विज्ञान, समुद्र विज्ञान में प्रवेश कर जाएंगे। थोड़ा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसलिए आप लोग अपना माइंड मेकअप अभी से ऐसे करिए जैसे कि काम बहुत ही सरल है, बस डेली का डेली काम मेरे साथ निपटाते चले जाइए। मैंने कहा कि मैं वीकेंड में नोट्स दूंगा, लेकिन एक जरूरी काम आपको खुद करना है, जो मैंने किताबों के बारे में कहा। जिन किताबों का मैंने परिचय दिया है वो किताबें आप खरीद लीजिए। भूगोल की किताबें आपको कल जो PDF गया था लिंक, कल के वीडियो में, पिछले वीडियो में, उसमें लिंक में भूगोल की किताबें भी दी हुई हैं। तो भूगोल की आवश्यक NCERT की किताबें तो आप जरूर खरीद लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।